देखिए, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे से बीजेपी में गजब का उत्साह देखने को मिला। बंगाल और असम में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, तो वहीं पुडुचेरी में भी फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी की ब्लॉकबस्टर एंट्री हुई है, जबकि केरल में लेफ्ट का किला ढह गया है। समझिए इस रिपोर्ट में। बंगाल में बीजेपी का परचम, ढह गया ममता का किला। असम में बीजेपी की हैट्रिक, केरल की सत्ता से लेफ्ट आउट। तमिलनाडु में विजय की पार्टी की ब्लॉकबस्टर एंट्री। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे से कहीं खुशी कहीं गम जैसे हालात हैं। बंगाल में 15 साल बाद दीदी सत्ता से दूर हो गई है। बंगाल में कमल खिला है, बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। कांग्रेस और वामदल खाता खोलने में तो सफल रहे, लेकिन कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। उधर असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। असम में एनडीए 100 सीटों के पार चला गया है। कांग्रेस की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई जोरहाट से चुनाव हार गए। उधर पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की ब्लॉकबस्टर एंट्री हुई है। विजय की आंधी में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी उड़ गए और अपनी सीट गंवा बैठे। टीवीके तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि टीवीके बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने में नाकाम रही, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उधर केरल में लेफ्ट का किला ढह गया है। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को प्रचंड जीत मिली है। यानी 5 राज्यों के चुनाव नतीजे से साफ है कि बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सरकार बदलने जा रही है, जबकि असम और पुडुचेरी में प्रचंड जीत के साथ एनडीए सत्ता में लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। देखिए, बंगाल चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और बंगाल में पीएम मोदी का जादू चलता हुआ नजर आया और भगवा लहरा गया। दरअसल बंगाल में बीजेपी की जीत का असर झारखंड में भी देखा जा रहा। देखिए रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में कमल का कमाल, मोदी का चला जादू, लहराया भगवा। 15 साल बाद सत्ता से दीदी की विदाई। बंगाल में भगवा लहरा गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। 15 साल बाद सत्ता से ममता बनर्जी की विदाई हो गई है। इस जोरदार जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ये जीत पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ जनता ने बंगाल के विकास के लिए बीजेपी को जन समर्थन दिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने इस बार भरोसा भी किया और विश्वास भी। इधर बंगाल में बीजेपी की जीत पर जेएमएम और कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि ध्रुवीकरण के कारण बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के सहारे बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। जिस तरह से मांस, मछली, मुर्गा, श्मशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मुद्दा बनाकर के चुनाव लड़ा गया, उसके कारण मतों का ध्रुवीकरण हुआ है और बहुत बुरी तरह से ध्रुवीकरण हुआ है। बांग्लादेश बनाने में हमने 2.5 लाख सेना नहीं भेजा था, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख सेना के साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रीमियम एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, आईटी है, जितनी भी जांच एजेंसियां और महाप्रभु
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। बंगाल के अलावा असम और पुदुचेरी में भी पीएम मोदी का जादू चला है। असम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, जबकि पुदुचेरी में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पांचों राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी में उत्साह का माहौल है और बंगाल में कमल ने आखिरकार कमाल किया है, जबकि असम में भी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए हैट्रिक लगाई है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा। देखिए रिपोर्ट में। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत, बिहार और झारखंड में भी जश्न। बंगाल में मिली प्रचंड जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है। बंगाल से लेकर बिहार झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। रांची में बीजेपी कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को गुलाल लगाए, साथ ही मिठाइयां और झालमुरी भी बांटे। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं जमकर थिरकती नजर आईं। निश्चित रूप से हमारे पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता का जो बलिदान था, आज वो सपना साकार हुआ। महिला आरक्षण बिल का भी असर पड़ा है। निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल, एक महिला मुख्यमंत्री थी, उसके बाद भी महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, जिससे हमारी महिलाएं काफी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और इस चुनाव में उसका असर दिखा कि महिलाएं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। बंगाल की उन महिलाओं की जीत है, उन बच्चों की जीत है, उन लोगों की जीत है जिन्हें टीएमसी ममता और उनके टीएमसी के गुंडों ने, जिनका महिलाओं का इज्जत लूटा, हत्या की, बलात्कार किया, बच्चों को अनाथ किया और अपना जो प्रजातंत्र के हिसाब से अपना जो अधिकार है, नागरिक अधिकार को पूरा करने के लिए रोका। न सिर्फ रांची बल्कि पूरे झारखंड के अलावा बिहार में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पटना में भी जमकर रंग और गुलाल उड़े। यही नहीं, मिठाइयां और झालमुरी भी बांटी गई। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। ये हिंदुत्व की जीत है, ये सनातन की जीत है, जनता की जीत। आज ठेला वाला, रिक्शा वाला, झालमुड़ी वाला, फूल वाला, एक एक देश का, बंगाल का एक एक गरीब से लेके महिला, किसान, युवा, जनता ऐतिहासिक जीत दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें कहा था कि देखो दीदी, मैं झालमुड़ी वाले का भी सम्मान करता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि झालमुड़ी वाले के भावना का कद्र हुआ। आज झालमुड़ी वाला जीत गया और बंगाल फतेह हो गया। न सिर्फ बंगाल में भगवा लहराया है, बल्कि असम में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, जबकि पुदुचेरी में भी एनडीए ने परचम लहराया है। 3 राज्यों में एनडीए को मिली इस प्रचंड जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और जश्न है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और पटना से पूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए ये तस्वीरें बंगाल और साथ ही साथ झारखंड, बिहार से आई हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से भी तस्वीरें सामने आई। सभी ने उत्साहपूर्वक इस जीत का जश्न मनाया है। जोरदार नारेबाजी हुई और पलटने दरकार बीजेपी सरकार, जिस तरीके से ये नारा दिया गया था वो होता हुआ नजर आया बंगाल में। और जो खेला हो बे खेला हुआ तो खेला तो होएगे छे, इन तमाम बातों का जिक्र बंगाल में आपने सुना होगा। और एक खास तौर पर आपने देखा कि बंगाल में काफी लंबे सालों तक इंतजार किया है बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए। लगातार ममता बनर्जी 3 बार सरकार बनाती हुई नजर आई थी, लेकिन अब ममता बनर्जी का किला ढहा और अब बीजेपी की लहर देखने को मिलेगी। बीजेपी ने जो बदलाव की बात की थी, बीजेपी ने जो परिवर्तन की बात की थी और आगे भी शांतिपूर्ण वातावरण में और कहीं न कहीं आने वाले समय में बंगाल की रूपरेखा किस तरीके से तय की जाएगी, ये बातें भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में सुना, जहां उन्होंने आज दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में किया है। तो साफ तौर पर ये जीत सिर्फ उन्होंने जनता की जीत बताई है और खासतौर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत की भी उन्होंने सराहना की।
तमाम जगहों पर ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें सामने, झारखंड के भी तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आई। तमाम प्रदेश कार्यालय की बात कर ले या फिर जिला कार्यालय की बात कर ले, बीजेपी कार्यकर्ता झूमते गाते हुए नजर आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए। और खास बात इस बार एक झालमुड़ी का भी जो फैक्टर लगातार जो देखने को मिला था, इस बार झालमुड़ी से भी जीत का जश्न मनाया गया है। मीठा के साथ साथ थोड़ा तीखे के साथ भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी थोड़ा मिर्ची लगाने की कोशिश की है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने। और देखिए यही वो जश्न की तस्वीरें तमाम जगहों से निकलकर सामने आई। सिर्फ बंगाल की खुशी नहीं है, बल्कि असम में जिस तरीके से हैट्रिक बीजेपी लगाती हुई नजर आई उसकी भी खुशी है। पुडुचेरी में भी बीजेपी ने दूसरी बार सरकार बनाई है, उसकी भी खुशी है। हालांकि तमिलनाडु और केरलम की बात करें तो तमिलनाडु में भी आपने देखा एक्टर विजय की टीवीके की पार्टी जो लगातार 2024 में उसका गठन किया गया था और उसके बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आया। और ये देखिए फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के जश्न की। पांच राज्यों के चुनाव के परिणाम का सभी को इंतजार था, सुबह से ही सभी इंतजार कर रहे थे। देखिए बीजेपी में अगर बात करें बंगाल की तो बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत होती हुई नजर आई। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग पर भी ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। काउंटिंग सेंटर पर सीआरपीएफ पर भी गंभीर आरोप लगाए। मुझे भी अंदर जाने नहीं दिया गया, ममता बनर्जी ने कहा। मेरे साथ मारपीट की गई है, ममता बनर्जी का यह बड़ा आरोप। जबरदस्ती मुझे हराया जा रहा है, ममता बनर्जी ने कहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपने दोपहर लगभग 12 बजे के करीब इनका बयान सुना होगा आपने ममता बनर्जी का। उन्होंने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से डटे रहने को कहा था, बोला था कि सूर्यास्त होने तक का इंतजार कीजिए। लेकिन अब उनका एक बयान सामने आया है, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और देखिए हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ भवानीपुर से लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए आयुष, अगर सुबह से अगर हम बात करें जो आंकड़े समझ में आ रहे थे आयुष की, साफ तौर पर देखा हमने कि ममता बनर्जी काफी वोटों से और काफी अंतर से आगे चल रही थी। लेकिन अभी जो खबर निकलकर सामने आई कि 16वें राउंड में कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पीछे किया है। दूसरी तरफ हमने ममता बनर्जी का भी बयान भी सुना, उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सीआरपीएफ का गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी और अपडेट? बिल्कुल अंकिता, देखिए आपने ठीक कहा कि आज सुबह से ही जैसे ही रुझान आने शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी लीड बनाती हुई नजर आई और आज पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी का लीड पश्चिम बंगाल में बरकरार रहा। ये तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आने थे, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के चुनावी परिणाम का हो रहा था। चूंकि कई दावे किए जा रहे थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार बह रही और कहीं ना कहीं वो दावा सच भी साबित होता हुआ नजर आया। लेकिन जो लगातार नारे तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की ओर से दिए जा रहे थे कि इस बार फिर रिपीट होगा, रिपीट की बात अलग है, लेकिन 100 का आंकड़ा भी तृणमूल कांग्रेस छू नहीं पाई है। और ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर में एक बहुत बड़ा डेंट लगा है। साफ तौर पर अगर बात कर ले तो जो कांटे की टक्कर भवानीपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही थी, एक वक्त पर जिसे ममता बनर्जी का दुर्ग कहा जाता था, उस दुर्ग में आज भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करने का काम किया है। और साफ तौर पर कहे तो कुछ ऐसे इलाके, अगर पूरे बंगाल को समझा जाए तो नॉर्थ बंगाल में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशियों की जीत होती है, लेकिन इस बार
जीत तो जरूर हुई नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की। कुछ ऐसे सीट थे जहां से टीएमसी के प्रत्याशी जीतते थे, वहां भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप करने का काम किया। अब आते हैं पश्चिम बंगाल के सेंटर में, यानी हुगली, हावड़ा, इन जैसी सीटों पर ये गढ़ माना जाता था तृणमूल कांग्रेस का। इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। साउथ 24 परगना हो, नॉर्थ 24 परगना हो, ये दो ऐसे सीट थे जो पश्चिम बंगाल में किसी भी राजनीतिक दल का राजनीतिक भविष्य तय करते थे। और सबसे बड़ी बात कि नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में भी कमल खिला है। तो ये दोनों सीट जो सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होते थे, यहाँ पर भी ममता बनर्जी का जादू नहीं चला है इस बार। जो मोदी मैजिक पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, वही नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में भी देखने को मिला है। अब कोलकाता की बात करें, कोलकाता में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन जैसे जैसे चुनावी रुझान सामने आते गए, कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुशी देखने को मिली। उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी और इनके पीछे के बहुत सारे कारण थे। कारण अगर चुनावी फैक्टर शुरू से हम बात कर ले तो आरजी कर से लेकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता सड़कों पर उतरी, मौजूदा टीएमसी सरकार के खिलाफ जो आक्रोश प्रदर्शन देखने को मिला, संदेश खाली में जो हिंसा हुई, उस हिंसा के विपरीत उसके खिलाफ जो प्रदर्शन देखने को मिला, जो आक्रोश देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं वोट में तब्दील होता हुआ नजर आया। अब साफ तौर पर बात कर ले तो ये बातें भी फैलाई जा रही थी ममता बनर्जी की ओर से कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आपके खान पान, आपके संस्कृति पर अटैक होगा। उसका जवाब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैली के मंचों से देखिए बिल्कुल, और खास तौर पर मोदी मैजिक और मोदी है तो मुमकिन है, ये जो तमाम नारे वो सच साबित होते हुए नजर आए बंगाल में। और खासतौर पर प्रेसिडेंसी एरिया की हम बात कर ले या फिर और तमाम मुस्लिम बहुल एरिया की बात कर ले, वहां पर भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई है आयुष। और आने वाले समय में ममता बनर्जी ने जिस से आरोप लगाए हैं, अब देखना होगा इस पर बीजेपी का क्या कुछ रुख होता है। फिलहाल आपने तमाम जानकारी वहां से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी ने लंबे इंतजार के बाद अपना परचम लहराया है और ममता बनर्जी का किला को ढा दिया है। और साफ तौर पर इसका जश्न की तस्वीरें आपने देखी, कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। और आने वाले समय में बंगाल को बेहतर ढंग से चलाने की उम्मीद जो है, जो बातें हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कही गई है। अब बंगाल चुनाव को लेकर बात करें तो हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ इस पर चर्चा करने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। और हमारे साथ पॉलिटिकल विश्लेषक हमारे साथ कुंदन तिवारी जी बने हुए हैं। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। तो सीधे सबसे पहले बीजेपी के पास ही चल लेते हैं प्रतुल जी। प्रतुल जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने झालमुड़ी खाई कि नहीं खाई? बिल्कुल, और मैंने आपके दफ्तर में भी आकर सारे लोगों को खिलाई। उस समय शायद मुझे लगता है स्टूडियो में थी। तो देखिए, आज की जो जीत है ये बहुत ही सुखद जीत है और ये इसके लिए 3 शब्द मुझे याद आ रहे हैं: अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय। और साहब, जिस तरीके का हम लोगों ने कल भी डिबेट में आपके कहा था कि जो हमारी जीत होगी, 5 राज्यों में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, स्पष्ट तौर पे कहा था कि 3 राज्यों में हमारी अच्छी सरकार बन रही है। तमिलनाडु में कड़ा फाइट है, हमने कहा था। और उस समय एक्स फैक्टर, जो कल्ट फिगर का फैक्टर होता है, साउथ में वो प्रिवेल कर गया। हमने कहा था कि केरलम में हम बड़े दावे नहीं करते हैं, लेकिन केरल में भी जो पहले से आप देखेंगे, कभी 2016 में पश्चिम बंगाल में हमारी 3 सीटें हुआ करती थी, तो केरल में भी 2-3 सीटों पर हम अंतिम रिजल्ट आते आते तक दिखेंगे। तो अब 10 सालों की तैयारी हमारी शुरू हो गई है केरल में, तमिलनाडु में भी। देखिए, आज की जो जीत है ये पूरा क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व को, उनके अंतिम जो समाज के पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं उसके साथ कनेक्ट करने की क्षमता को, और गृह मंत्री जी के, अमित शाह जी के जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है अंकिता जी, उसको जाता है। और जो बंगाल का स्थानीय नेतृत्व है हमारा, उसको भी जाता है, जिसने पूरे राज्य में प्रचार किया। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो बूथ के उस अंतिम कार्यकर्ता को जाता है, जिसने बिल्कुल युद्ध लड़ा है। मैं युद्ध जैसे कड़े शब्दों का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल टीएमसी के गुंडों ने युद्ध जैसी स्थिति पैदा करके रखी थी। इससे पहले देखिए आप कैसी हिंसाएं होती थी, ये मोबिलाइज नहीं होने देते थे, लोगों को अपने घरों से निकलने नहीं देते थे, और लगातार ये जो वोट मार देते थे, बोगस वोटिंग होती थी। और उस समय कभी इतना सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं था, कभी भी इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन नहीं हुआ था स्ट्रिक्ट तरीके से। तो हमारा कहना है कि ये जो पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट है ये बहुत ही सुखद है। 20 साल की काली रात एक किताब थी, कार्तिक उरांव ने लिखी थी। मुझे लगता है बंगाल की 60 वर्ष की काली रात का अंत हो गया। पहले 25 वर्ष जो थे कांग्रेस ने मिसरूल किया, अगले 20 वर्ष कम्युनिस्टों के नाम था,
जिन्होंने पूरे तरीके से आतंक राज की शुरुआत की थी, ममता बनर्जी उसी आतंक का पर्याय बन गई, जबकि वो इसी आतंक को मिटाने आई थी। अगले 15 वर्ष उनके नाम थे। और पश्चिम बंगाल में इसी दौरान आप देखेंगे ममता बनर्जी की सरकार थी, या ठीक उसके पहले ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई कि देश के बड़े औद्योगिक घराने, वो चाहे टाटा ने अपनी नैनो फैक्ट्री गुजरात शिफ्ट कर दी या बिरला ने अपने औद्योगिक धंधों को काफ़ी हद तक बंगाल से समेट लिया। इससे गलत मैसेज गया इंडस्ट्री में, जॉब्स डाई आउट होने लगे, बड़े इंडस्ट्री शिफ्ट होने लगे। और जो आरजी का रेप केस हुआ, जो आसनसोल का रेप केस हुआ, वो उसके बाद जो संदेशखली में हिंसा हुई, हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया, ये सारी चीज़ों ने ममता बनर्जी को एक तानाशाह के रूप में स्थापित किया। और इनका आप देखिए कैसा इनका व्यक्तित्व हो गया था कि ये जस्टिफाई करी थी साहब की ये रेप करी, ये लड़की रात में क्या घूम रही थी, जिसके रेप केस की एक विक्टिम थी जो डॉक्टर। अब आप कैसी कैसी वो औचित्य की बात करती हैं। और जो अंतिम इस ताबूत में कील था, इन्होंने महिला आरक्षण का जिन्होंने विधेयक किया, उनकी आज क्या दुर्गति हो गई। वो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसकी क्या दुर्गति हो गई साहब। उनके जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे गौरव गोगोई, वो चुनाव हार गए। इसके अतिरिक्त आप देखें कि बाकी राज्यों में क्या स्थितियां हुई हैं इनकी। पश्चिम बंगाल में पिछले बार 0 पे थे, मुझे लगता है 1 या 2 सीट पर, इस बार वो आते दिख रहे हैं। और दूसरी बात, जो डीएमके ने भी इसका विरोध किया था, तो डीएमके कहाँ सत्ता में आने का सपना देख रही थी, वो पिछड़ गई दूसरे नंबर पे। और इसी तरीके का टीएमसी का मैं तो दिखा रहा हूँ आपको। टीएमसी अपने सबसे खराब प्रदर्शन टीएमसी ने किया और 100 सीटों से ज़्यादा का मार्जिन है साहब हमारे उनके बीच में, बल्कि मुझे लगता है शायद 120 सीटों के आसपास का मार्जिन है। तो प्रचंड जीत है और ये जीत उन सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है। और हमारे लिए बड़ा ये इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की वो जन्मभूमि भी है। और उन्होंने कहा था कि वो उनके बारे में एक प्रचलित नारा है कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो जहाँ जन्म हुए मुखर्जी वो बंगाल अब हमारा है। और वहाँ हमारे हेडगेवार जो हमारे मातृ संगठन के बहुत बड़े संस्थापकों में थे, वहाँ इन्होंने मेडिकल की अपनी परीक्षा जो पढ़ाई थी वो पश्चिम बंगाल में की थी। तो पश्चिम बंगाल का जीत बहुत सुखद है। इसके अतिरिक्त असम में देखिए, असम में मैंने कल भी कहा था, बल्कि मेरा ही आकलन शायद गलत था, अगर आप देख लें तो मैंने कहा था 90 से ज़्यादा हम सीटें जीतेंगे। उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता और राजद के प्रवक्ता ने इसका मजाक उड़ाया था। साहब आज दोनों नदारत है। हमारा मानना है कि डिबेट को छोड़कर आपको भागना नहीं चाहिए। आज पूरा विपक्ष खाली हो गया है, जो केंद्रीय विपक्ष है उनको फेस करना चाहिए था साहब, बताना चाहिए था क्या कारण है कि कैसे ये एब्सोल्यूट पावर सर पे चढ़ गया था। लेकिन आप देखेंगे विपक्ष की सारी कुर्सियां आपके डिबेट पैनल में खाली है। तो उस समय इन्होंने मजाक उड़ाया था। तो असम में हम 100 से ज़्यादा सीट पार कर रहे हैं। और ये रॉक स्टार पॉलिटिशियन के नाम पर हेमंत विश्व शर्मा जी का जो उदय हुआ, आपने नहीं देखा होगा किसी राजनेता को थिरकते हुए लोगों के साथ स्टेज पे जैसे रॉक स्टार्स हाथ करते हैं। और उनकी जो अपील थी वो माँ सबके लोगों में दिखती थी। और जो पुदुचेरी था, पुदुचेरी में तो हम पिछली बार भी सत्ता में थे, इस बार हमने अपने मार्जिन को और ठीक किया है और हम सत्ता में दोबारा आ गए हैं। केरलम हमारे लिए वही पश्चिम बंगाल है 2016 का, जहां हम 3 सीटों पर थे। अगले 10 वर्षों में लुकिंग साउथ हमारा स्ट्रैटेजी है। तमिलनाडु में देखिए, साउथ में कल्चर चलता है। कभी एनटीआर ने जो 1980 के दशक से चुनाव जीतना शुरू किया, मुझे लगता है अगले 4-5 विधानसभा चुनाव लगातार जीतते गए। वो मूवी स्टार भी थे। एमजीआर का कल्चर इसी तरीके का था। जयललिता जी का भी इसी तरीके का कल्चर था। तो साउथ में ये जो कल्चर है वो विजय को बिल्कुल एक अच्छे ऑल्टरनेटिव के रूप में दिया। हमारी शुभकामनाएं हैं। एक युवा आया है राजनीति में बदलाव के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जो भी सकारात्मक हमारा सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। लेकिन कांग्रेस कहाँ रही? इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी लूजर अगर कोई है तो कांग्रेस है। पश्चिम बंगाल में बड़े दम पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। सारे मुझे लगता है 294 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 या 2 सीट पर सिमट गया। माफ कीजिएगा, असम में जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है कांग्रेस का अपने इतिहास में, ये इन्होंने दिया। पुदुचेरी में भी ये पिछले बार से भी 3-4 सीटें पीछे चले गए और इनका वोट परसेंटेज सब जगह कम होता गया। हाँ, केरलम में एलडीएफ यूडीएफ का जो रोटेशन चलता है, पिछले 10 वर्षों से एलडीएफ की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी को झेलना पड़ा। हम उतने स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव के रूप में यहाँ उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण इनको एक स्वाभाविक फायदा मिल गया। तो एक केरलम में ये दिख रहे हैं, बाकी सब जगह से इनका सफाया हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ आज की जो जीत है, खास करके पश्चिम बंगाल की, उन सारे कार्यकर्ताओं को हमें याद करना चाहिए, हजारों कार्यकर्ताओं को जिनकी शहादत हो गई ममता बनर्जी जी के शासनकाल में, और जिन्होंने मुकदमे झेले, जेल में यातनाएं जो झेली, ये आज उनको भी न्यौछावर है। फाइनली मैं बोल रहा हूँ अंकिता कि जो ये जीत है ये सच में एक गेम चेंजर है। अब देखिए पूरा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से लेकर आप ईस्ट देखें, झारखंड ही एक बच गया, नॉर्थ ईस्ट का भी एक राज्य बच गया जहां हमारी सरकारें नहीं है। ये सब कभी हमारे लिए इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस कहा जाता था कि हम यहाँ कभी सरकार नहीं बना सकते। और अंत में
चुनाव आयोग को कोई कैसे भूल सकता है साहब। चुनाव आयोग का पूरे तहे दिल से हमारा आभार है, सेंट्रल फोर्सेस का आभार है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय के बाद हिंसा रहित चुनाव हुआ, खून नहीं बहा साहब, नहीं तो यहाँ बम चलते थे, यहाँ खून बहता था, ये सब इस बार नहीं हुआ, ये बहुत ही सुखद है। उसके बाद ममता बनर्जी कह रही है साहब कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जमकर धांधली की है। क्या धांधली की साहब? खून नहीं बहा, ये ममता बनर्जी को पच नहीं रहा। अभी भी कहते हैं हमारा जीत में भी हम होश नहीं खोते हैं, ना हार में खींच दिखती है, हम दोनों समय सहमित रखते हैं। हम तो अपने कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि जीत में कभी होश नहीं खोने का, हम लोग रिस्पॉन्सिबल तरीके से सरकार चलाते हैं और यही उम्मीद है। चलिए बिल्कुल, और हमारे कुंदन जी का रुख कर लेते हैं। कुंदन जी देखिए, बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो हमने 2011 तक जहां शून्य पर बीजेपी थी बंगाल में, दूसरी तरफ 2016 में 3 सीटें, उसके बाद 2021 की बात करें 77 सीटें लाई थी बीजेपी ने, और इस बार 2026 की हम बात करें, 2026 में जो आंकड़े समझ में आए, और ये तो लगातार बातें भी कही जाती थी कि हो सकता है सरकार तो बनने जा रही है बीजेपी की, लेकिन 160 से लेकर 165 सीटें आएंगी, लेकिन 190 के भी पार ये सीटें गई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की बात कर ले, 100 का भी आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में ग्राउंड रियलिटी क्या हो सकता है? क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, बीजेपी की आइडियोलॉजी की बात हो रही है, ग्राउंड रियलिटी के तौर पर देखें तो क्या हो सकता है इसकी वजह? देखिए, मैंने ही कहा था कि 160-165 पे बीजेपी आएगी। मैंने कल भी कहा था, यहाँ पे किसी ने आंकड़ा नहीं दिया तो मैंने एक आंकड़ा दिया था कि 160-165 बीजेपी लाएगी, सरकार बनाएगी। देखिए, मोर और लेस एक बात ये समझने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड रियलिटी के फैक्टर्स में ये एंटी इनकम्बेंसी का इलेक्शन नहीं था। वेस्ट बंगाल ऐसा इलेक्शन प्रोसेस है जहां एंटी इनकम्बेंसी प्रोसेस काम नहीं करता। मैंने कल भी कहा था, आज भी वही बात रिपीट करता हूं। अग्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अग्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब मारपीट नहीं, अग्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो कम्युनिज्म थ्योरी पश्चिम बंगाल से निकल के आता है, जो मुखर्जी जी की तरफ से निकल के आंदोलन स्ट्रक्चर्स निकल के आता है, जो लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस का निकल के आता है, आप देख रहे हैं ये अग्रेशन पॉलिटिक्स था। और ये अग्रेशन पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर हमेशा रहा है पश्चिम बंगाल में, चाहे कम्युनिस्ट ने इसको उठाया हो, उसके बाद टीएमसी ने उसको उठाया हो, जिस प्रोसेस पे उठाया उसी अग्रेशन पॉलिटिक्स को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पिकअप किया, और हमेशा बंगाल के वोटर्स इस अग्रेशन पॉलिटिक्स का सम्मान करते हैं। देखिए, आप जब कम्युनिस्ट को 1960s के आसपास आप देखेंगे तो 20% जो जीडीपी में जो सपोर्ट भारत को करती थी वो वेस्ट पश्चिम बंगाल करती थी, 20%। फिर जब टीएम लेफ्ट को दिया उन्होंने तो 4% पे छोड़ के दिया टैक्सेशन वैल्यू पे। जब अब ये पास ऑन कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये लोग पास ऑन कर रहे हैं 2.5% पे। अभी लास्ट टाइम डिबेट पे कांग्रेस के भाई साहब कह रहे थे कि, कम्युनिस्ट के भाई साहब कह रहे थे कि आज भी पोर्ट चलता है। देखिए, पोर्ट चलना और बिजनेस होना, रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट होना, तीनों अलग अलग चीजें हैं। वर्किंग, आप 4 बोट चला दीजिए, वर्किंग स्ट्रक्चर बहुत है। देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आई है, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो बिजनेस एरेना, जो ईस्ट इंडिया को मुश्किल होता है, झारखंड, बिहार और जो ईस्ट इंडिया के सेगमेंट जो भी राज्य जाते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस जो हमारी कॉस्टिंग्स बढ़ती है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई जाता है, वो कम होगा। इसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा, क्योंकि ये बेनिफिट जब से कम्युनिस्ट आई तब से मिला नहीं, झारखंड को भी नहीं मिला। क्योंकि आप देखिए, जो भी परचेजिंग पावर ऑफ स्ट्रक्चर सेक्टर्स रहा है, उस पर हमारा हमेशा हाई डिमांड वैल्यू, हम ज्यादा पैसे देकर झारखंड वासी खरीदते रहे, पर कैपिटा इनकम में भी इसका लॉस होता रहा है। ग्राउंड रियलिटी में इलेक्शंस पे अभी तो कह रहे थे कि साउथ इंडिया में जो वोटिंग पैटर्न है वो बीजेपी के साथ फिट नहीं बैठ पा रही है। आप देखिए, ग्राउंड रियलिटी देखने जाएंगे, चाहे पुडुचेरी में आप अलायंस की बातें करेंगे, अपने अलायंस के सेगमेंट्स पे ये बोलेंगे कि हमने चुनाव जीता है। देखिए, अलायंस आपके चुनाव जीतती है, कोई चुनाव जीतता है, उससे अदर ये प्रोसेस है कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ 3 सीटों 77 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी, उसी दिन जीत गई थी पिछले बार, क्योंकि 0 से 3 इज ए मार्जिनल रेशियो, पर 377 इज ए विनिंग रेशियो। सरकार नहीं बनाई पर चुनाव जीत चुकी थी। उसी तरह वेस्ट में या साउथ में, साउथ के स्ट्रक्चर्स पे बीजेपी अभी भी कैडर इनिशिएशन पे फाइट कर रही है। मतलब जिस तरह से इनका कैडर के दम पे इतनी बड़ी पार्टी चलती है, और कार्यकर्ताओं के दम पे छोटे बूथ लेवल कार्यकर्ता स्ट्रक्चर जो कि और पार्टियों के पास नहीं है, ये मानना पड़ेगा। वो कैडर इनिशिएशन इनका साउथ इंडिया में कम दिखता है, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। आप जो भी गठबंधन आप बनाने की कोशिश करते हैं, उस गठबंधन में वो तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर बीजेपी के नाम पे लोग वोट देने को तैयार नहीं होते। उसका एक बहुत सारे पैरामीटर्स है, जिस पैरामीटर्स को अगर आप कहेंगे तो मैं बताता हूं। जैसे आप देखेंगे कि वहां जो मंदिर की कम्युनिटी है, वो सभी मंदिर कम्युनिटी में ब्राह्मण्स नहीं चलाते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग चलाते हैं। कम्युनिटी मतलब कास्ट के लोग चलाते हैं। और उस यूनिट सेक्टर्स पे आप देखिए कि आप जो कास्ट समीकरण को आप साधने की कोशिश करते हैं, उसके लिए जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा
प्रशांत किशोर जी ने इनको आइडिया दिया, 13,000 मंदिर ये घूम कर आए लगभग 2 सालों में। टीवी के ने 13,000 मंदिर उस कम्युनिटी से कनेक्ट हुए, उनसे जुड़कर आए, उनसे सेगमेंट्स किया। ये दिखा नहीं था, मतलब कल तो मैंने ये कहा था कि भैया हैंग असेंबली हो सकती है, 65 सीटों के आसपास आएगी, लेकिन दिस इज ए शॉकिंग रिजल्ट। क्योंकि देखिए पहली बार लड़ने वाली पार्टी अगर 65 सीटें भी लाती है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने इन पे, क्योंकि गठबंधन तो कांग्रेस बीजेपी दोनों से नेशनल पार्टी से करना चाहती थी, पर कमल हसन जब फेल हो गए, रजनीकांत जब फेल हो गए, तो लोगों ने कि विजय तालापति कैसे पास हो जाएगा, उतने बहुत बड़े एक्टर रहे। तो इन सेगमेंट्स पे भारतीय जनता पार्टी ठीक है, जो रिजल्टेंट वोटिंग परसेंटेज है लाजमी बढ़ी है, पर स्ट्रक्चर कैडर अभी भी मिसिंग है। चलिए बिल्कुल आएंगे प्रतुल जी। साफ तौर पर देखा जाए तो कई तरह के फैक्टर भी बताए गए, चाहे वो आप लोगों की आइडियोलॉजी की बात हो या फिर पोलराइजेशन की बात हो या फिर ट्रेंड या मैंडेट, जो भी अगर हम बात कर ले, कहीं ना कहीं क्योंकि आप शुभेंदु अधिकारी का ही सुबह सुबह बात आया था और लगातार तरह की बातें भी कर रही कि ध्रुवीकरण हो सकता है एक बीजेपी का फैक्टर, और शुभेंदु अधिकारी ने सुबह सुबह कहा कि हिंदुओं ने सबक सिखाया है टीएमसी को। तो कौन सा फैक्टर ज्यादा आप लोगों के लिए जीत का माना जाए? देखिए, जीत के लिए हमारे सारे फैक्टर्स थे, और जिस तरीके का मुस्लिम तुष्टीकरण ममता बनर्जी ने करके रखा था, आप एक बार लिस्ट उठाकर देख लें, ये 80 से आसपास जो उनके विधायक जीत रहे हैं, मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 45 से 50 के बीच में मुस्लिम कम्युनिटी से जीत रहे हैं। तो ये ध्रुवीकरण था। अब मुसलमान एक तरफ होकर वोट देने लगेंगे, और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से तुष्टीकरण करके रखा था, जिस तरीके से संदेश खली में हुआ साहब, वो क्या मैसेज था हिंदुओं के लिए। हिंदुओं के पर्व त्योहारों में जिस तरीके की घटनाएं होती थी, हिंदू बेटियों के साथ जिस तरह की घटनाएं होती थी, और ममता बनर्जी डिनायल मोड में रहती थी, उनके लिए तो अब्दुल जो था वो हमेशा एक सिंबल था। वोट बैंक पॉलिटिक्स में जो कांग्रेस ने गलतियां की थी 40-50 वर्षों तक एक विशेष वर्ग का तुष्टीकरण करके, तो माइनॉरिटी जो सेगमेंट था उसमें रिएक्शन हुआ था, और वो काउंटर रिएक्शन आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला, पैन इंडिया भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। मैं इस बात से एक्सपर्ट के बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि साउथ में हमारा जो है बीजेपी के नाम पर लोग वोट नहीं देते। कैसे भूल सकते हैं साहब? कर्नाटक में हम लंबे समय तक सरकार में थे, कर्नाटक या साउथ में नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू हमारे मेजर अलायंस पार्टनर हैं, आंध्र प्रदेश में भी सरकार में, केरलम में 2016 के बाद एक ही सीट थी हमारी 2016 में, 21 में शून्य पे थे, इस बार थोड़े बेहतर करते दिख रहे हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, धीरे धीरे करके जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 10 वर्षों में हम लोगों ने अपने कैडर को खड़ा किया, हम लोगों ने अपने सीटों को बढ़ाया, उसी तरीके का फोकस है। और तमिलनाडु में भी देखिए, तमिलनाडु में लगातार पहले अन्नामलाई जी के नेतृत्व में हमारा संगठन हुआ, विस्तार हुआ, ब्लॉक तक संगठन गया, बूथों तक संगठन गया, जो पहले तमिलनाडु में हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं होता था। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, वो कल्ट कल्चर को सच में कोई फोर्स ही नहीं कर पाया, और विजय जी काफ़ी सीटें जीत गए। तो ऐसा कहना कि साउथ में बीजेपी के नाम पर लोग वोट नहीं देते, तो हम कर्नाटक में भी सरकार में रह चुके हैं, और आंध्र में भी आज सरकार में। अब लौटते हैं बाकी जगहों पर। अब असम में देखिए, असम तो एक बड़ा सबक है कि 35-40% मुसलमान हैं वहाँ पर, और वहाँ जिस तरीके का हेमंत विश्व शर्मा साहब ने कैंपेन किया, और जिस तरीके का कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीतियां की, गौरव गोगोई खुद हार गए साहब। आप बताएं, जितने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, मैंने कल आपके चैनल में कहा था, विजयन जो केरलम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने तो एक सैंडल से हटा लिया था चीफ मिनिस्टर, उनको अंदेशा हो गया था। और इनके जितने उम्मीदवार थे, स्टालिन हार गए, स्टालिन का बेटा हार गया। अब आप बताएं, तमिलनाडु में जो वोट था वो सनातनियों का गुस्सा भी दिखा उसमें कहीं ना कहीं, और शायद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था AIADMK के साथ जो गठबंधन में, वो जो एग्जैक्ट रिजेंटमेंट था सनातनियों का, या जो एंटी गवर्नमेंट रिजेंटमेंट था, उसको इनकैश नहीं कर पाया। क्या कहा था सनातनियों के बारे में? स्टालिन के बेटे ने कहा था कि सनातनियों का सामूल नाश होना चाहिए, डेंगू कॉलेरा से तुलना की थी। वहाँ कभी अलग देश बनाने की बात करते हैं, कभी नॉर्थ साउथ की बात करते हैं। तो अब हमारे देश में इस तरह की शुद्ध राजनीति नहीं चलती है, और उसका माकूल जवाब दिया। अफसोस कि हम उस समय बेटर पोजीशन में नहीं थे, और जनता को एक बेटर ऑल्टरनेटिव दिखा। लेकिन यह वंशवाद पर प्रहार था, और वंशवाद पर प्रहार था, और साफ तरीके से जो पिता पुत्र की पार्टी थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया। पश्चिम बंगाल में देखिए, जो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की पार्टी थी, वो नेस्तनाबूद हो गई। असम में गौरव गोगोई सिंबल थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, राहुल गांधी के कोटरी के सबसे विश्वास पात्र में एक थे, वो खुद से चुनाव हार गए। तो जिस तरीके का ये लगातार इनको हार का सामना करना पड़ रहा है, तो ये वंशवाद के खिलाफ भी प्रहार था। मैंने पहले भी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था अंकिता जी आपके चैनल में, कि महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो संशोधन था, उसका भी विरोध करके एक बहुत बड़ी गलती की इन दलों ने। ये ना, महिलाओं से 2029 में जो 33% आरक्षण था उसका अधिकार छीन लिया। जिन जिन लोगों ने वोट किया, चुन चुन कर महिलाओं ने उनके खिलाफ वोटिंग किया। अभी तक के पैटर्न से ऐसा लग रहा है, हालांकि बाद में इलेक्शन एनालिसिस के बाद में वो गहराई से जाकर सूक्ष्म करेंगे।
ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ वोट दिया, देखिए उनका क्या हश्र हुआ। कांग्रेस ने इसके खिलाफ वोट दिया, देखिए कांग्रेस एक यूडीएफ के एक ही सीट जगह स्टेट जीत पाई, और स्टैलिन ने इसके खिलाफ वोट दिया, देखिए उनका क्या हश्र हुआ। तो जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया था उनका सफाया होता गया। और भारतीय जनता पार्टी आज भी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम फिर दोबारा इसको लेकर आएंगे और ये लागू करके रहेंगे। तो इलेक्शन था, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबकी नजरें थी, मुझे लगता है इंटरनेशनल मीडिया का भी सबसे ज्यादा जमावड़ा था, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। मैंने कहा ना, इलेक्शन कमीशन की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैंने कल भी आपको कहा था कि पिछले चुनाव और इस बार के चुनाव, माफ कीजिएगा, पिछले चुनाव में हमारे और टीएमसी के बीच में 10% के वोट का अंतर था, यानी हम 5.5% आगे बढ़ेंगे तो 4.5% टीएमसी कम हो जाएगी, फिर हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। और यही हुआ, कुछ 6-7% हमारा वोट शेयर बढ़ा और टीएमसी का घटा, और उसके कारण देखिए ये सीटों में बदलाव हुआ है और ये सीटों में प्रचंड बहुमत मिली है। पश्चिम बंगाल भी त्रस्त थी साहब जनता। आपको याद है एक्सिस माई इंडिया के जो आज चैनल के जो हेड थे वो बैठे हुए थे, जो सर्वे एजेंसी है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 20% जिनसे हमने सर्वे किया उन्होंने कोई जवाब दिया, 80% लोग ये बोलने को तैयार नहीं थे कि पश्चिम बंगाल में किसको वोट किया। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने बंगाल का डेटा ही रिलीज नहीं किया। तो ये भय का जो माहौल था, भय पर विश्वास की जीत, मतलब एक वायलेंस भी ये जीत का फैक्टर रहा है जो आप लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ शुरू किया। देखिए किसी भी भद्र पुरुष को, किसी भी सभ्य व्यक्ति को वायलेंस पसंद नहीं है। और टीएमसी के गुंडों ने क्या करके रखा था साहब, आप कैसे भूल जाएंगे अंकिता जी की, अगर वो कोई बीजेपी को वोट देता था, बीजेपी किसी वोट बूथ में आगे होती थी तो वहां टीएमसी के गुंडे सरेआम उनकी पिटाई करते थे, हत्याएं हो जाती थी, बम चलता था उनके घर पे, महिलाओं को घर से खींचकर उनकी इज्जत उठी जाती थी। तो ये भय और टेरर से जो भारतीय हैं वो नफरत करते हैं, और अति का अंत होता है ना, तो ये अति के अंत की शुरुआत हो गई। ममता बनर्जी जी का अब कुछ ही दिन के बाद मुझे लगता है कि राजनीतिक करियर अब एक थी ममता जी कह के ये शुरुआत होगी। हालांकि किसी भी राजनीतिज्ञ को इतने जल्दी समाप्त नहीं घोषित करना चाहिए, लेकिन अब हमें मौका मिला पश्चिम बंगाल में परफॉर्म करने का, विकास करने का, नौकरियों के अवसर देने का, महिलाओं को शक्तियां देने का, महिलाओं को जो भत्ता हमने प्रॉमिस किया उसको देने का, तो ये हम डिलीवर जरूर करेंगे। असम में भी इसी तरीके का प्रचंड बहुमत मिला है, पर वहां जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि 35 से 40% मुस्लिम वोट होने के बावजूद हमारी प्रचंड जीत, यानी हम 4 सीट पर जीते हैं। ये बहुत न भूतो न भविष्यति, ऐसी जीत बड़ी कम होती है। चलिए बिल्कुल, और जो जीत की बातें हो रही है और लगातार तमाम जगहों पर से तस्वीरें भी सामने आई जश्न की। और कुंदन जी का रुख कर लेते हैं। कुंदन जी, साफ तौर पर अगर देखा जाए कि एक तरफ जो सीट के आंकड़ों की जब बात हो रही थी और लगातार 3 शासनकाल रहे हैं ममता बनर्जी के, लेकिन अचानक से इतना ज्यादा तक डिफरेंस की 100 का आंकड़ा भी पार नहीं होना। दूसरी तरफ अगर हम प्रेसिडेंसी एरिया की, बाकी अगर अन्य क्षेत्र की बात करें वहां तो नहीं, लेकिन प्रेसिडेंसी एरिया में ज्यादा हमने देखा है कि जो बातें, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब हमारे सहयोगी जब गए हुए थे, जब उनसे जब बात हो रही थी तमाम वहां की जनता से, तो उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कहा कि हो सकता है कि प्रेसिडेंसी एरिया में हो। दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी बीजेपी को थोड़ी बहुत बड़ा जरूर मिली है। लेकिन जब कांग्रेस की जब बात आ रही है, एक तरफ कांग्रेस ने भले ही केरल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दूसरी तरफ असम की बात कर ले, असम में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। दूसरी तरफ बंगाल में भी तीसरा विकल्प मान रही थी कांग्रेस, तो वो भी ऐसा नहीं रहा। तो ऐसे में जनाधार की जब बात होती है या फिर अगर रीजनल पार्टियों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो रेलेवेंस कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या फिर कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का फैक्टर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि गौरव गोगोई के खिलाफ जब एक मैंडेट तय करने की बात की गई थी पीआर नोट्स पे, या उस पे एक परसेंटेज क्लियर हुआ था इलेक्शन अनाउंस होने से पहले, तो उसमें एक परसेंटेज दिखा था गौरव गोगोई की सरकार बनाने की चांसेस 18 से 20% है। कांग्रेस पे ये सवाल राहुल गांधी से पूछा भी गया था, खड़गे जी से पूछा गया था कि आप बताइए कि भाई क्यों है, तो वो बोलते हैं ये सब मैंडेट ऐसे ही है, इस मैंडेट को नहीं माना जाए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अगर कोई खुश है वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने से, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी है, क्योंकि एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ताओं को मारेंगे नहीं। वो लोग तो मारते, वो लोग डरते थे इस बात से कि भाई हमें राजनीति करने नहीं मिल रहा है। अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कहा, देखिए माउथ ऑफ पिक नहीं, हम साउथ इंडिया के सेगमेंट पे भी हम चुनाव की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया सेगमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 स्टेट की पोलराइजेशन अगर डेटा निकाला जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने साइट पे भी मेंशन है कि भाई कैसे डिनाई किया, परसेंटेज गिरा है या क्या सेगमेंट्स हुए हैं। मैं केरला और तमिलनाडु की बात कर रहा हूं। अभी इन्होंने एक पॉइंट और कहा, देखिए अगर महिलाओं की बात करने की बात है ना, ये सब जानते हैं, विपक्ष ने इनसे यह डिमांड किया सदन पे कि आप 29 में, पहले तो 23 पे बिल पास हो गया था, 24 पे लागू कर दीजिए। तो ये एक संशोधन लाने की क्या जरूरत है कि जब परिसीमन होगा
तो परिसीमन के बाद हम लागू करेंगे, 29 पे क्यों नहीं लागू कर सकते? 33% आरक्षण देना, जब परिसीमन होगा उस समय वही सेम चीज लागू होगी। पॉलिटिकल सेगमेंट्स पे जो ये बात करने की बात कर रहे हैं, उस पे ये महिला आरक्षण बिल पे, भले मैं मानता हूं इस बात को, बिल्कुल आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि क्या डिफरेंस है इन दोनों पार्टियों में। तो नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी शाम को 6 बजे सोचते हैं कि मुझे 8:30 बजे लाइव आना है, 25 लाख ट्वीट्स आ जाते हैं। राहुल गांधी ये सोचते हैं, अगर शाम के 5 बजे को सोचते हैं और वो कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, तो अलग अलग नेता, अलग अलग उनके कार्यकर्ता, मतलब मैं कह रहा हूं 5,000 ट्वीट्स नहीं कर पाते। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं ट्वीट से चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक सिंगल लाइन पे चलने की बात है, एक सिंगल सेगमेंट में चलने की बात है। ये जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी की बात है पॉलिटिक्स में, ये बदला है भारत में। अगर इसको अपोजिशन नहीं कैरी आउट कर पाएगी, जो भी अपोजिशन इसको लेकर चल पाई एक स्टैंडर्ड सीधा सेगमेंट ऑफ पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट सेगमेंट्स में, उन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित भी किया है पूरे देश में कि हाउ वी डू मैनेजमेंट, हम कैसे एक एक पॉइंट के सेगमेंट्स को पकड़ के पॉलिटिकल सिनेरियो में करते हैं। इवन ऑन द पीआर, जो महिला वाला सेगमेंट में कह रहा था कि अपोजिशन पीआर तक ये नहीं कर पाई कि भाई एग्जैक्टली बिल में हुआ क्या था या बिल ऑफ डिस्कशन क्या था, और इसका पीआर बेटर भारतीय जनता पार्टी करके चली जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बात है, बुरी बात है, उसकी बात है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल नैरेटिव ज्यादा, स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स जो रेज हुआ है ना इन 10-15 सालों पे, उसको अगर अपोजिशन में जिंदा भी रहना चाहती है तो उसका कम से कम 20 to 50% करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल देखिए, आकलन करने की अब जरूरत भी है, क्योंकि समय की थोड़ी कमी हो गई है प्रतुल जी। और तो साफ तौर पर देखा जाए कि 5 राज्यों के जब चुनाव के नतीजे आए तो 3 राज्यों में, जी बोलिए। मैं कह रहा था 240 सीटों पर जब हम सिमटे थे लोकसभा चुनाव में, लोगों ने हमें राइट ऑफ कर दिया था, अपोजिशन ने कहा था हम दोबारा नहीं खड़े होंगे। अब झारखंड एक अपवाद है, उसके बाद लगातार राज्यों के चुनाव में हमारा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, और यकीन मानिए 2029 में 303 सीटों से भी ज्यादा से हम लौटेंगे। चलिए, बिल्कुल। और साफ तौर पर देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से, जाहिर सी बात है, काबिलियत तारीफ भी की जा रही है, क्योंकि लगातार 0 से उसके बाद 77 सीटें और सीधे एक बार 190 का आंकड़ा पार करना, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एक करारा, कहीं ना कहीं उन्हें हार भी देना एक बड़ी जीत मानी जा रही है बीजेपी की। और आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से बंगाल में काम करती है, ये भी देखना होगा। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ था। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देखिए, 11 स्पेशल में हमने चर्चा की कि बंगाल में कमल का कमाल हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। अब आने वाले समय में और क्या कुछ और ये जीत गुल खिलाता हुआ नजर आता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।